स्वागत है आप सभी का मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में। सभी को सबसे पहले होली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से होली का यह त्योहार रंगों का त्योहार माना जाता है, वैसे आपकी जिंदगी में भी और खास तौर पर आपके निवेश और पोर्टफोलियो में ढेरों रंग भरें। और इसी के लिए हम आज एक खास पेशकश लेकर आए हैं मनी गुरु की, जिसमें हम बताएंगे कैसे आप एक मुनाफे से भरा हुआ सतरंगी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मतलब हर एक रंग का फ्लेवर, हर एक रंग आपके पोर्टफोलियो में कैसे शामिल हो सकता है और कैसे आपको मुनाफे की मिठास ये दिला सकता है। इसी पर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ है। प्रबलीन और मोहित, आप दोनों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रबलीन, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि एक और होली का त्योहार हम सबके सामने है और हर बार हम होली के पर्व पर ये सोचते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है होली के त्योहार की तरह रंग बिरंगा हो। अब रंग बिरंगे से मतलब ये है कि हर एक तरीके का एक रंग, हर तरीके का एक स्टाइल हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। तो इसी के तहत हम डायरेक्टली आपसे अलग अलग होली के रंगों के लिहाज से अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहते हैं। और सबसे पहले आप कौन सा ऐसा निवेश है या निवेश स्टाइल है जो अपने दर्शकों को बताने वाली हैं होली के इस त्योहार पर? नमस्कार स्वाति, आपको एंड सभी जी के व्यूअर्स को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने रंगों की बात की तो आई थिंक एक लाल रंग है जिससे इन्वेस्टर्स बचना चाहेंगे थोड़ा सा। बट मैं शुरुआत जो करूंगी, मैं लार्ज कैप कैटेगरी से शुरुआत करूंगी। तो इसको वो पक्का रंग मान के हम लोग चल सकते हैं जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि शायद एक न्यू इन्वेस्टर हो या फिर एक बहुत सावी इन्वेस्टर हो जो काफी टाइम से निवेश कर रहे हैं, आई थिंक ये कैटेगरी है जो सबके पोर्टफोलियो को सूट करती है। एंड ये बेसिकली एक्सपोजर देता है जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो 100 से लेके 100 तक सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनमें एक्सपोजर मिलता है इसके इन्वेस्टमेंट के द्वारा। एंड स्वाति, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। एक्टिव फंड्स काफी हैं, पुराने फंड्स, और अब बहुत सारे पैसिव फंड्स भी आए हैं। सो मेरी यहाँ पे दो जो पसंदीदा, एक तरीके से आप कैटेगरी, सब कैटेगरी समझ लीजिए जो होंगी, और जो फंड्स होंगे वो दोनों पैसिव हैं। पहला एक है जो हम लोग निफ्टी 50 को सारे इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं, पर निफ्टी 50 का इक्वल वेटेड ऑप्शन, क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी जैसी कंपनीज का यूजुअली पोर्टफोलियोज में एज इट इज काफी बल्क होता है, इवन दूसरी कैटेगरीज के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक सुझाव दूंगी कि निफ्टी 50 का जो इक्वल वेट इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट किया जाए, और यहाँ के लिए मेरी डीएसपी इक्वल निफ्टी 50 मेरा पसंदीदा फंड है। एंड सेकंड है जो 51st से लेके 100 कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए आईसीआईसीआई फंड। यहाँ पे स्वाति जो रिटर्न्स हैं वो ऑफ कोर्स जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं इन्हीं को रेप्लिकेट करेंगे। पर यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए बस एक बात समझने की है कि नॉर्मल एक्टिव फंड्स में क्या होता है, मिनिमम आपको 80% लार्ज कैप में रखना है, आप 20% या तो दूसरी कैटेगरीज में जा सकते हैं, कैश होल्डिंग भी थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा पैसा हमेशा मार्केट में लगा होता है, तो डिप्स के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे सेटबैक मिल सकता है, पर ये इन्वेस्टर्स के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा जो पक्का रंग बोले। तो निवेश का पक्का रंग लार्ज कैप कैटेगरी, ये है प्रबलीन की पहली पसंद। मोहित, आपके पास मैं आऊंगी। आपके लिहाज से कौन सा ऐसा रंग है जो अभी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? जी स्वाति, क्योंकि ये होली का त्यौहार है, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे एक दो पंक्तियाँ याद आती है स्वाति। एक शेर हुआ करता है कि चमन में इख्तिलाते रंगे बू से बात बनती है, एक तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और एक हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो जिस तरह से चमन में सारे रंगों और बहारों से और खुशबुओं से एक पूरा चमन बनता है, उसी तरह पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स की अलग अलग खूबियाँ होती है, अलग अलग विशेषताएं होती है। तो जैसे प्रबलीन ने लार्ज कैप कैटेगरी की बात की, वैसे ही मेरा चुनाव रहेगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप के साथ में हम मल्टी कैप और फोकस कैटेगरी को भी शामिल कर देंगे। तो इन तीनों के बीच में कुछ स्कीम्स का सुझाव मैं देना चाहूँगा। पर सबसे अहम बात
कि ये कैटेगरी किस लिए। तो फ्लेक्सी कैप में होता यूँ है स्वाति कि फंड मैनेजर के पास में पूरी तरह से छूट रहती है कि वो जहाँ चाहे, जिस मार्केट कैपिटलाइजेशन में चाहे, जिस सेक्टर में चाहे, जिस स्टॉक में चाहे निवेश कर सकते हैं पूरी तरह से। और मल्टी कैप में सेबी के नियमों के आधार पर उन्हें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में रखना कंपलसरी है, और उसके आगे का जो 25% है उन्हें छूट है कि वो कहीं पर भी इसे डाल सकते हैं। फोकस्ड कैटेगरी जो होती है वो भी फ्लेक्सी कैप की तरह ही काम करती है, पर इसमें जो स्टॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर में वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अमूमन देखा गया है कि 25 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो तीनों ही कैटेगरीज जो हैं वो एक तरह से सिमिलर तरीके से, सिमिलर पैटर्न में काम करती है कि इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल का एक अच्छा मिश्रण होता है। तो इन तीनों कैटेगरीज में हमने एक एक स्कीम का चुनाव किया है, और अगर आप इन तीनों स्कीम्स को भी अगर देखेंगे तो उनमें डिफरेंस है इस तरह से कि कहीं पर लार्ज कैप ज़्यादा है, कहीं पर मिड कैप थोड़ा ज़्यादा है, कहीं पर स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा है। तो उस लिहाज से हमने इन स्कीम्स को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मेरी चॉइस रहेगी यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड। तो ये तीनों ही स्कीम्स इस कैटेगरी के अंदर में मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो पोर्टफोलियो के दो रंग, मतलब निवेश के दो रंग, एक प्रबलीन की तरफ से और एक मोहित की तरफ से, दो कैटेगरीज हमारे सामने हैं। अब प्रबलीन मैं आपके पास आऊंगी। लार्ज कैप के बाद कौन सा ऐसा निवेश का स्टाइल या कैटेगरी अब आप दर्शकों को सजेस्ट करने वाली हैं, खास तौर पर जो वो एक अलग रंग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल स्वाति, जैसे मोहित ने जिन कैटेगरीज का मेंशन किया ये बहुत ही अच्छी होती हैं किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि काफी एलोकेशन थोड़ा थोड़ा हर चीज में मिल जाता है। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑप्शन इन्वेस्टर्स को दे रही हूँ, जहाँ पे वो मिड कैप में प्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्मॉल कैप में। और इन दोनों कैटेगरीज में जो फंड मैनेजर है उनको मिनिमम 65% जो अपना एलोकेशन है वो अगर मिड कैप फंड होगा तो पूरी तरह मिड कैप स्टॉक्स में रखना है, जो कि हमारे 101 से लेके 250 तक के स्टॉक्स हो गए। और अगर स्मॉल कैप फंड है तो 251 से लेके आगे के जो हमारे स्टॉक्स हैं, लिस्टेड हैं, कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट 65% होनी चाहिए। और ये दोनों भी ऐसी कैटेगरीज हैं स्वाति, जो पहली बात आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए समझना जरूरी है कि अगर टाइम पीरियड थोड़ा छोटा है, जैसे 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वैसे हम बोलते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर इन कैटेगरीज को उस टाइम पे अवॉइड करें। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका कम से कम होराइजन 7 to 10 इयर्स का हो, लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं पर वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, तो थोड़ा जरा लाल रंग ज्यादा दिखा करेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चला रहता है। तो एक तो मैं ये सुझाव दूंगी कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालें। आई थिंक SIP इज अ वेरी गुड रूट, और STP का भी ऑप्शन ले सकते हैं। जो मेरे यहाँ पे पसंदीदा फंड है वो मिड कैप कैटेगरी में है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये काफी पुराना फंड है, 2007 का, 17,000 करोड़ का AUM है, और अल्फा जनरेशन इस फंड ने काफी किया है, बेंचमार्क को बीट किया है 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में। एंड इसके अलावा सेकंड है मिराई का जो मिड कैप फंड है, वो थोड़ा रीसेंट है, 2019 से है, तो वहां पे हमारे पास रोलिंग रिटर्न्स का बहुत अच्छा डेटा अभी नहीं है, बट जो उनका एलोकेशन है पर स्टॉक काफी लिमिटेड है, और जिस तरीके से उन लोगों ने अपने इमर्जिंग ब्लू चिप को मैनेज किया है, कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश है। और जहां पे हमारे इन्वेस्टर्स लंबे टाइम के लिए स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं वॉलेटिलिटी के साथ, वहां पे मेरा चुनाव है SBI स्मॉल कैप का, जो करीबन 11,000 करोड़ का फंड है, 2009 का फंड है। एंड श्रीनिवासन जी इसको 2013 से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज किया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। यहाँ पे स्वाति एक चीज समझने की है कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है इस फंड में, तो सिर्फ SIP या STP के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड आई थिंक उस पे भी इनका जो कैपिंग है वो अराउंड 25,000, 25,000 रुपए महीने से ज्यादा आप पैसा नहीं डाल सकते। तो SIP STP रूट के लिए बहुत अच्छा फंड है इनटू स्मॉल कैप्स। ओके, तो प्रबलीन की अब तक की पसंद लार्ज कैप कैटेगरी, स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश करने की वो सलाह दे रही हैं। उनके फंड्स भी उन्होंने बताया कि कौन से फंड्स उन्हें लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में रंग भरने का काम कर सकते हैं। और मोहित की तरफ से जो कैटेगरीज हमें उनकी पसंद की मालूम चली हैं वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मल्टी कैप,
फोकस्ड कैटेगरी, जिसमें वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में रंग भरने का काम ऐसी कैटेगरीज के द्वारा आप कर सकते हैं। मोहित, आपके पास मैं आ रही हूँ। अब कौन सी थीम है ऐसी जो आपको पसंद है और जो पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी मुनाफे का मिठास भर सकती है? जी स्वाति, अब जो रंग मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज वो थोड़ा पक्का रंग है। अगर वो लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है, चेहरा आपका बहुत खिलता है, पर अगर वो छूटने में भी काफ़ी मुश्किल देता है और काफ़ी बार आपके चेहरे का रंग उड़ा भी सकता है वो, और वो कैटेगरी है थीमेटिक। तो इसमें काफ़ी सारी थीम्स होती हैं मार्केट में। यहाँ पर वैल्यू और कॉन्ट्रा एक काफ़ी अच्छी थीम है जो बहुत सालों से मार्केट में प्रिवेलिंग थीम है। इसमें अक्सर फंड मैनेजर्स ऐसे सेक्टर्स या ऐसी कंपनीज में निवेश करते हैं जो कि बीटन डाउन होती है, जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स पे, जो कि पी रेशो, पीबी रेशो या और भी जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, उस पर वो चीपर वैल्यूएशन पे कोट कर रही होती है कंपेयर टू द पीयर ग्रुप या कंपेयर टू दूसरी कंपनीज उसी क्षेत्र की। तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू बाय मिलता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं उन्हें काफ़ी टाइम लगता है अच्छा रिटर्न देने में, पर जब वो उनका दौर आता है तो वो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिटर्न देते हैं। तो अभी तक लास्ट 2-3 साल जो रहे हैं स्वाति मार्केट में, वो ग्रोथ और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के रहे हैं। तो मुझे लगता है एक वैल्यू का दौर इस करेक्शन के बाद में वापस आएगा मार्केट में, और ऐसे में अगर आप एक अच्छा वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड पिक करते हैं, कॉन्ट्रा और वैल्यू में डिफरेंस इतना ही होता है कि कॉन्ट्रा जो होता है वो पूरी तरह से पिटे हुए क्षेत्रों में जाता है, जहां पर पिछले 1-2 सालों से कोई बढ़त देखने में नहीं आई है, कोई चाल देखने में नहीं आई है, और वो फंड मैनेजर ऐसे कॉल्स लेते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये सेक्टर है, ये अब आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बट वैल्यू में ऐसा नेसेसरी नहीं है। वैल्यू में ऐसे भी क्षेत्र या सेक्टर्स होते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, पर उनकी जो कुछ कंपनीज हैं जहां पर फंडामेंटली वो चीपर कोट कर रही हैं, तो वो ऐसी कंपनीज में निवेश करते हैं। तो वैल्यू और कॉन्ट्रा में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, बट ये दोनों ही कैटेगरीज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप कोटक एक्विटी कॉन्ट्रा फंड देख सकते हैं, प्रू ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो कि एक बहुत पुराना फंड है, बहुत बड़ा फंड है, 34,000 करोड़ का AUM है, और एस नरेन जो वहाँ के CIO है, वो खुद इस फंड को काफ़ी लंबे दौर तक मैनेज करते रहे और अभी भी इसके को फंड मैनेजर हैं, वो उसे पूरी तरह से सुपरवाइज करते हैं। तो ये फंड काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ स्वाति कुछ और थीमेटिक एक्सपोजर अगर पोर्टफोलियो में आप देखना चाहें तो उसमें डिजिटल इंडिया का जो थीम है या जो टेक्नोलॉजी का थीम है, आप देखेंगे वो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी का जो मार्केट करेक्शन भी रहा है, लास्ट 1 महीने का करेक्शन या लास्ट 3 महीने का करेक्शन है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र की जितनी कंपनीज हैं उसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है। इनफैक्ट काफ़ी रेजिलियंट रही हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज और कुछ डिजिटल कंपनीज। तो यहाँ पर टाटा का एक टाटा इंडिया डिजिटल फंड है जिसका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन रहा है। तो अगर इन्वेस्टर्स एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बैट लेना चाहते हैं टेक्नोलॉजी पर और आने वाले दौर पर जो कि और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर टाटा इंडिया डिजिटल फंड का चुनाव किया जा सकता है। इसी तरह इस साल के बजट में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनीज पर, कोर इकोनॉमी की जो कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इन सबको काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। जैसे बोला गया है कि अमृतकाल जिसे आगे ले जाया जाएगा, और जो कोर इकोनॉमी की कंपनीज होती हैं, कोर क्षेत्र की, उन कंपनीज में अगर कोई निवेश करना चाहता है तो यहाँ पर टाटा का ही एक और फंड है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत कम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में है जिसमें बैंकिंग बिल्कुल नहीं है, और प्योर आपको कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग ऐसी कंपनीज मिलेंगी। इसके साथ में अगर कोई देखना चाहे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का भी चुनाव किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में अच्छी तरह से कवर हो जाता है, तो उसे साइड में भी रखा जा सकता है। बट ये जो पहले 4 मैंने आपको थीमेटिक आइडियाज़ दिए वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको कंसिडर किया जा सकता है। होली के इस मौके पर हम आपकी मदद कर रहे हैं सतरंगी पोर्टफोलियो बनाने की। हमारी इसमें मदद कर रहे हैं 2 खास मेहमान, प्रबलीन बाजपेयी और मोहित गांग। उनसे समझ रहे हैं कि निवेश के ऐसे कौन से रंग है, कौन सी ऐसी कैटेगरीज है, कौन से ऐसे थीम्स हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। प्रबलीन, आपके पास मैं आऊंगी। आप बता रही थी कि आपको पसंद है कुछ लार्ज कैप का रंग, कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज जो कि निवेश में कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा रंग है जो आपको लगता है किसी के पोर्टफोलियो में अगर शामिल हो तो डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद कर सकता है और मुनाफा भी कमा कर दे सकता है?
मेरी जो नेक्स्ट चॉइस है स्वाति, वो थोड़ा-सा विदेशी रंग है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो मुझे लगता है ये थोड़ा नियॉन टाइप का कलर है, फ्लोरोसेंट है, जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिकॉज़ ये जो हमारी स्टैंडर्ड जितनी होल्डिंग्स हैं इंडिया की, उससे एक डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन में लेके जाता है। नॉट ओनली ज्योग्राफी वाइज़ कि हम अपनी कंट्री के बाहर पैसा लगाते हैं। स्वाति, जिस टाइप की सिचुएशन में आज हम हैं, जब रशिया और यूक्रेन का इतना क्राइसिस चल रहा है, तब अगर हमारा पूरा पैसा अपनी देश की मार्केट में ही लगा हो और कोई क्राइसिस आए, तो आपकी करेंसी भी डेप्रिशिएट होने लग जाती है। तो ऐसे में अगर हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज़ अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करती है और हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कंट्री के बाहर हैं, जैसे कि यूएस में, उससे हमारे पोर्टफोलियो को एक्चुअली मुनाफा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा विदेशी रंग डेफिनिटली होना चाहिए। अभी भी आरबीआई ने जो एक लिमिट डाली हुई है, उसको बढ़ाया नहीं है कि कितना पैसा देश के बाहर म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा सकते हैं। पर स्वाति, थोड़े से हमारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं निवेश के, जो ओपन है इन्वेस्टर्स के लिए। और मेरे ख्याल से ये अब बहुत अच्छा टाइम है कंट्री के बाहर पैसा लगाने का, क्योंकि बाहर की मार्केट्स ने भी बहुत बीटिंग ली है। वहां पे बॉन्ड यील्ड्स का जो खतरा है कि बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रिस्क, और अभी इस पूरे क्राइसिस के चलते इवन यूएस मार्केट्स ने काफी करेक्शन दिखाई है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए इस रूट को पकड़ने का और इस विदेशी रंग को ऐड करने का। और यहाँ पे जो मेरी पसंद है और जो ऑप्शंस हमारे पास ओपन है, एक है, हम नास्डैक 100 में पैसा लगा सकते हैं, जो बाहर का एक बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, और उसपे काफी ज्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है उसके साथ साथ। यानी कि बड़ी कंपनीज जैसे पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अल्फाबेट, एयरबीएनबी, इन सब कंपनीज का हमें एक्सपोजर मिल सकता है। यहाँ पे कोटक या फिर आदित्य बिरला के नास्डैक 100 फंड के थ्रू, फंड ऑफ फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। ये अभी भी ओपन है, क्योंकि इनका जो अंडरलाइंग एसेट है, जो फंड ये यूज कर रहे हैं, वो एक ईटीएफ है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, वो है डीएसपी का, ग्लोबल इनोवेशन फंड। जब ये फंड आया था, तब इन लोगों ने बोला था कि ये 4 एक्टिव फंड्स और 2 पैसिव फंड्स में पैसा लगाएंगे बाहर की दूसरी दूसरी कंट्रीज में एंड स्कीम थीम्स में। बट अभी के लिए स्वाति, इसका पैसा ब्रॉडली 2 अंडरलाइंग ईटीएफ्स में जा रहा है। तो नास्डैक 100 के साथ साथ इसका पैसा सेमीकंडक्टर थीम में काफी जा रहा है, जहां पे एक डिफरेंट टाइप का फ्लेवर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जुड़ सकता है। इंटेल, क्वालकॉम, अप्लाइड मटेरियल्स हो गए, ब्रॉडकॉम हो गया, एएमडी हो गया, इस टाइप की कंपनीज में यहाँ पे निवेश होगा। और हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर्स की काफी शॉर्टेज रही है, और यूएस इकोनॉमी खुद भी अपनी इस क्षमता में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है कि वो अपना सेमीकंडक्टर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करे। तो मेरे ख्याल से नास्डैक 100 के साथ या तो कॉम्बिनेशन में, या सिर्फ नास्डैक 100 का इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है। इस इंडेक्स ने ऑलरेडी 13-14% से ईयर टू डेट करेक्शन की है, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी कुछ वीकनेस बनी रहेगी। बट फंडामेंटली कंपनीज अभी भी इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है ये एक रंग जरूर ऐड होना चाहिए। तो विदेशी रंग पसंद है प्रवलीन की, जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मोहित, आपकी तरफ से कौन सा रंग अब आप चाहेंगे हमारे दर्शक पोर्टफोलियो में शामिल करें? कुछ सुनहरा रंग जैसा कोई रंग? जी स्वाति, बिल्कुल। आपने जैसा बताया कि अगर होली का त्यौहार है और इसमें थोड़ा सा पीला केसरी रंग ना ऐड किया जाए तो मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर जो सुनहरे रंग की आप बात कर रही है, मेरे लिए सोना है सदा के लिए, तो वो तो होना ही चाहिए किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में। उसे मैं एक कंपल्सरीली एलोकेशन मानता हूँ, बिकॉज देखिए, गोल्ड का जो एलोकेशन है स्वाति किसी भी पोर्टफोलियो में, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में सबसे बड़ा हेज अगर कुछ पोर्टफोलियो में हो सकता है तो वो है सोना। तो हर निवेशक को 5 से 10% का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड में रखना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये ग्लोबल सिनेरियोज या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स देखते हैं, जैसे आप अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, या ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, राइट, तो आप देखेंगे कि सोने का जो भाव है वो सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया है। बिकॉज जब जब विश्व में किसी भी स्तर पर रिस्क देखा गया है, तो सोने को रिस्क के अगेंस्ट में रखा जाता है और बोला जाता है कि जी, जहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाए दुनिया में, आप सीधा से सोने में निवेश कर दीजिए अगर आपको रिस्क से बचना है तो इसलिए
सोने में निवेश एक बहुत अच्छा हेज है आपके पोर्टफोलियो में, ना सिर्फ रिस्क के अगेंस्ट में बट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में भी। तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की बात हो रही है, ना सिर्फ यूएस में बट इंडिया में भी, जिस तरह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से अपने पैर फैला रहा है, तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि अगले आने वाले कुछ सालों में सोने के जो दाम हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है निवेशकों को ये एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए। सोने के साथ साथ स्वाति, एक कमोडिटी का एलोकेशन भारतीय मार्केट में इस साल से खुल गया है और वो है सिल्वर। अभी तक क्या था, सिर्फ सोने को ही आप डिजिटल फॉर्म में निवेश कर सकते थे, फिजिकली तो हमेशा से अवेलेबल था इस देश में, बट अब सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर फंड ऑफ फंड्स भी अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। इस जनवरी में ही 3 नए ऑफर्स मार्केट में देखने में आए हैं और यहाँ पर आप जो निवेशक सिल्वर को भी अपनाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो बेझिझक होकर इस एलोकेशन को अपना सकते हैं। सिल्वर भी गोल्ड ही की तरह इन्फ्लेशन हेज का काम तो करता ही है, बट सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सिल्वर मेडिसिनल इक्विपमेंट्स में, जैसा प्रबलिंग बता रही थी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में, वहाँ पर भी सिल्वर का उपयोग होता है। आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, बहुत जगह सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज भी है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को आप अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% के लिहाज से एलोकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर गोल्ड में निवेश करने के 2-3 उपाय हैं जो हमने आप ही के शो में पहले भी बहुत बार डिस्कस किए हैं। आपके पास गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एफओएफ तो होता ही है, बट मैं फिर भी कहूँगा सभी दर्शकों को कि गोल्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो कि आरबीआई इशू करता है टाइम टू टाइम, उसमें निवेश करिए। 8 साल की मैच्योरिटी है इस प्रोडक्ट का और मैच्योरिटी पर जो रिटर्न्स हैं आपके वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं और साथ ही साथ आपको 2.5% का सालाना इंटरेस्ट भी मिलता है। तो सोने पर आपके सोने का प्राइस राइज तो आपको मिल ही रहा है, आपको उसके साथ में ब्याज भी मिल रहा है, तो सोने पे सुहागा हो गया ये। तो गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स और सिल्वर ईटीएफ्स और उसके साथ में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड, ये रहेगी मेरी राय निवेशकों को। गोल्ड ईटीएफ में मोहित कौन से फंड्स आप बोलेंगे? सिल्वर ईटीएफ का तो हमें मालूम है कि आईसीआईसीआई प्रू का सिल्वर ईटीएफ है, सबसे पहला ईटीएफ सिल्वर का आया। गोल्ड ईटीएफ में आपकी 2 रिकमेंडेशंस मैं लेना चाहूंगी। स्वाति, यहाँ पर देखिए मेरी पहली रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि निवेशक एसजीबी में इन्वेस्ट करें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर जाना चाहते हैं तो एचडीएफसी गोल्ड फंड है और प्रू आदित्य बिरला सन लाइफ का भी एक गोल्ड फंड आता है मार्केट में, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। जी प्रवीण, आपके पास मैं आ रही हूँ। हाइब्रिड फंड, मैं थोड़ा सा हिंट आपसे ले रही थी कि आप थोड़ा सा हाइब्रिड जो कलर है अपने पोर्टफोलियो में दर्शकों के शायद जोड़ना चाहती होंगी। थोड़ी सी खासियत और कौन से फंड रेकमेंड आप करेंगी, थोड़ा संक्षिप्त में? जी बिल्कुल स्वाति, यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 रंगों को मिला के अक्सर एक तीसरा रंग बन जाता है, तो हाइब्रिड ऐसी कैटेगरी है। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्कीम्स के, पर ये बेसिकली डेट और इक्विटी 2 डिफरेंट कलर्स और फ्लेवर्स को लेके बनती हैं। यहाँ पे जो मेरी पसंदीदा कैटेगरीज हैं, बिकॉज हाइब्रिड में 6 तरीके की कैटेगरीज हैं। एक है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो इक्विटी और डेट को मार्केट मूवमेंट के बेसिस पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से रंग जोड़ेंगे कि इक्विटी का रंग भरना है या डेट का रंग भरना है। और यहाँ पे मेरी पसंद है एडेलवाइस का जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। ये स्पेशली क्योंकि जब मार्केट्स 2020 में गिरी थी और फंड्स 32% तक इन लोगों ने गिरावट ली थी बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के फंड्स ने, इस फंड ने जो डाउनफॉल है उसको 13.5% पे रोक दिया था स्वाति। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और इसके अलावा एक और जो फंड हाइब्रिड कैटेगरी के में से मैं बताना चाहूंगी, इन्वेस्टर्स जो करीबन 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां उनको डेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाए पर बहुत ज्यादा लाल रंग ना जुड़े कहीं भी उनके पोर्टफोलियो में, अगर उससे बचना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर जो है वो सिर्फ 10 से 25% तक आपका इक्विटी रखेंगे, बाकी सारी डेट एलोकेशन होगी। तो इस टाइम पीरियड के लिए समझ नहीं आता है कि 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो। मेरे ख्याल से वहां पे ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी, यहाँ पे मेरा चुनाव है कोटक डेट हाइब्रिड का। इसके अलावा पराग पारिक का भी एक फंड है इस कैटेगरी का, थोड़ा रीसेंट है इसलिए मैंने वहां पे इन्वेस्टर्स थोड़ा संभल के करें, बट उसकी भी परफॉर्मेंस अब तक काफी अच्छी रही है। एंड ब्रॉडली हाइब्रिड मुझे लगता है कि मिला जुला के ये एक फाइनल कलर है मेरी तरफ से।
तो निवेश के कई रंग जो कि आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल। बहुत धन्यवाद मोहित और प्रवीण, आप दोनों का ही हमारे दर्शकों के लिए एक सतरंगी पोर्टफोलियो बनाने में आपने मदद की, उसके लिए। और एक बार फिर से दर्शकों को विश यू वेरी हैप्पी होली। अपने आसपास सफाई ज़रूर रखिएगा, सुरक्षित रहिए और होली के अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें और एक सतरंगी पोर्टफोलियो बनाएं।